हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे एनर्जी, वर्क डन और हीट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, और इसमें ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाया जा सकता है, मतलब ऐसा कि फॉर्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, या क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर अपन देखेंगे वर्क डन में कि किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, यह हमें देखना है। फिर देखेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को मतलब सर्किट में जोड़ देते हैं तो फिर वो कितने समय बाद, यानी कि कुछ टाइम के बाद वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और देखिए, सबसे पहले अपन जानेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये, तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो इसमें हम कुछ चीज़ें समझेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कि एनर्जी के साथ क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो ना एनर्जी को बर्बाद किया जा सकता है, यानी कि ना तो एनर्जी को फॉर्म किया जा सकता है, ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। केवल और केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये होता है। जैसे अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किस किस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये रहा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपन हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है, एग्जाम्पल में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल हीटर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल हीटर। फिर ओवन की बात करेंगे, ओवन। गीज़र की बात करेंगे तो ये गीज़र रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपन लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, जैसे आजकल CFL यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अपन देखा जाए तो LED यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। फिर बल्ब यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात की जाए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जैसे आप यूज़ कर लीजिए जूसर, जूसर यूज़ करके हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे बात की जाए मिक्सर की, तो मिक्सर भी क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपन हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो साउंड एनर्जी में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें हेडफोन चाहिए होता है, हेडफोन के थ्रू हम कर सकते हैं। फिर आप स्पीकर के थ्रू कर सकते हैं, स्पीकर के थ्रू कर सकते हैं। आप इसमें आप ईयरफोन आता है, ईयरफोन के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को अदर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इनकी हेल्प से। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को, यानी एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थीं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी में हमें इतनी ही बात जाननी होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वर्क डन के बारे में। ठीक है, तो हमारी हेडिंग होगी वर्क डन। अब ये समझते हैं कि वर्क डन क्या है। तो देखिए,
वर्क डन की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसे एक ये आपका रेजिस्टेंस रहा, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी के थ्रू इस तरीके से जोड़ देते हैं, ठीक। तो देखिए अगर ये बैटरी का वोल्टेज V हो, रेजिस्टेंस R हो, तो यहाँ से इधर की तरफ क्या करंट फ्लो होगा, मतलब ऐसे करंट फ्लो होगा। तो अगर इस एंड की बात करें, इसे A मान लें, इस एंड को B मान लें, तो इस एंड से इस एंड तक करंट पहुंच रहा है। तो एक्चुअल में करंट जो है ना, वो करंट नहीं पहुंचता है, ये चार्ज पहुंचता है। एक्चुअल में क्या पहुंचता है, चार्ज पहुंचता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को या किसी चार्ज को A से B तक ले जाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है, और वही देखना है कि कितना वर्क करना पड़ता है। तो देखिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि A से B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या V के बराबर होगा। तो अगर इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस पोटेंशियल डिफरेंस में किसी चार्ज को A से B तक ले जाना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क होता है वो होता है ये चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वर्क डन ये होता है। अगर कभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ जाए, वर्क डन और चार्ज दिया हो, तो V इक्वल्स टू W/Q कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए सिंपल फॉर्म में समझते चलिए चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, ठीक है। अब देखिए वर्क डन तो हो गया है, अगर चार्ज दिया हो तो वर्क डन इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन चार्ज अगर ना दिया हो, करंट दिया हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए Q इज इक्वल्स टू क्या I इंटू टी होता है, ये होता है। इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो W इज इक्वल्स टू Q के प्लेस पे IT और इंटू V। तो क्या हम लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू VIT हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्क डन है, वर्क डन आपका ये VIT हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि V ना दिया हो, V ना दिया हो, तो मतलब रेजिस्टेंस दिया हो और करंट दिया हो, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए एक दूसरा ये आपको पता चल गया। अब हम बोल रहे हैं कि V भी नहीं दिया है, मतलब V नहीं दिया है, I और R दिया है, तो क्या V इज इक्वल्स टू IR होता है, बिल्कुल V इक्वल्स टू IR होता है। अब इसे उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो W इज इक्वल्स टू IR इंटू I इंटू T ये होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, I का I में मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर आ जाएगा, इंटू R तो ये R रहेगा, और इंटू T है, ठीक है। तो ये आ गया वर्क डन, I स्क्वायर RT। तो देखिए जब जो कहने का मतलब है कि जो जिस फॉर्मेट में दिया होगा हम वही फॉर्मूला यूज़ करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर समझा जाए तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या था, एक तो था आपका Q इंटू V, ये आपको याद रखना है। एक वर्क डन आपका है यहाँ पे VIT ये दे रखा है। एक वर्क डन आपका आया है I स्क्वायर R इंटू T, ये वर्क डन आया है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, और यही आपका वर्क डन आता है, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अब इसके अगर यूनिट की बात की जाए और हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखिए अगर यूनिट समझा जाए तो वर्क डन की यूनिट जो होती है वो जूल होती है। यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से पहले चलिए वर्क डन को थोड़ा समझ लेते हैं। और W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू था, W इज इक्वल्स टू I, जैसे VIT ये भी था, W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T ये भी था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ना कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे अगर हमने इसको बोला कि जो वर्क डन है इसकी यूनिट जूल है, तो ये यूनिट जूल कब होती है, अब ये समझना होता है, ठीक है। देखिए जब V का मतलब क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा आप बोल्ट में मेज़र करेंगे, किस में मेज़र करेंगे, बोल्ट में, ठीक है।
अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज, ये आपका चार्ज है, चार्ज को आप हमेशा कूलाम में रखते हैं, ठीक है, आप हमेशा किस में रखेंगे, कूलाम में। जब पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में रखेंगे और चार्ज को कूलाम में रखते हैं तो जो आपका वर्क डन आता है वो जूल होता है, मतलब वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो अगेन समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V को क्या लिखेंगे, किस में लिखेंगे, वोल्ट में, I यानी कि I जो है, I क्या है हमारा यहाँ पे, करंट है, और करंट की जो यूनिट रखेंगे हम वो एम्पियर रखते हैं, मतलब करंट को किस में मेज़र किया जाएगा, एम्पियर में, ठीक है। जो यहाँ टाइम दिया है, इस टाइम की अगर बात करें तो टाइम को हम हमेशा मेज़र करेंगे सेकेंड में, किस में मेज़र करने वाले हैं, सेकेंड में मेज़र करने वाले हैं। तो अगर इसको वोल्ट में, एम्पियर में और टाइम को सेकेंड में मेज़र करते हैं तो जो इसकी यूनिट आती है वो जूल होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ की बात करें तो ये आई तो ठीक है, आई को अपन करें एम्पियर में, आर रजिस्टेंस है तो रजिस्टेंस को मेज़र करते हैं हम ओम में, रजिस्टेंस को अपन मेज़र करते हैं ओम में, ठीक है, ये होता है। तो देखिए जब प्रॉपरली ये सारी चीज़ें आप रखेंगे तो जो आपकी यूनिट आएगी वो यूनिट जूल में होगी, ठीक है। और इस सिंबल का मतलब भी समझ लीजिएगा कि सिंबल का, हर सिंबल का क्या मतलब है। तो चलिए ये तो हो गया, अब हम बात करेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में, ठीक है, कि हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट है क्या। तो हेडिंग हमारी है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट ये दे रखा है, ठीक है। अब इसे आप समझिएगा कि हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट है क्या। तो देखिए, तो चलिए अब बात करने वाले हैं अपन हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट के ऊपर, ठीक है, कि हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। तो देखिए अगर हम किसी अप्लायंस की बात करें, किसी रेजिस्टेंस की बात करें, तो कोई भी रेजिस्टेंस जो हीट प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसके अमाउंट की बात करें, अमाउंट ऑफ हीट की बात कर रहे हैं, वो उसकी डिपेंडेंसी किसके किसके ऊपर होती है ये भी हमें देखना होगा, ठीक है। तो जैसे आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R है, इसमें हम I करंट फ्लो करवा रहे हैं T टाइम के लिए, ठीक है। तो ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा यही चीज़ हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे जो हीट है, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर के, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी वायर में अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो जो हीट होगा वो 2 का स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि 4 टाइम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, पहले 2 था तो ये क्या हो गया, 2 गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया, ठीक है, इस तरीके से तो 2 टाइम इंक्रीज कर गया। तो आप बोलते हैं ये कि जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होता है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे की डिपेंडेंसी देखते हैं, तो देखिए जो हीट होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है। किसी वायर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम का होता है, मतलब जितनी देर तक आप करंट फ्लो कराएंगे, जितनी देर तक आप करंट फ्लो कराएंगे वो उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए अब हम क्या बोलते हैं कि बाई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, पहले, दूसरे और तीसरे इक्वेशन से हम बोलते हैं कि जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आ जाता है और आगे I स्क्वायर R इंटू टी ये रहता है। यहाँ की बात की जाए तो इसमें K की वैल्यू 1 होती है, K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये कोफिशिएंट है। आप बस ऐसे ही इसको ध्यान रखिए कि K आगे इसका कोफिशिएंट जो आता है वो K आ जाता है, ठीक है, और K की वैल्यू 1 होती है। तो अगर 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो H इज इक्वल टू आ जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो I स्क्वायर R इंटू टी के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी रेजिस्टेंस में जिसका रेजिस्टेंस R है I करंट फ्लो कराया जाए T टाइम के लिए, तो जो ये हीट प्रोड्यूस करेगा
वो आई स्क्वायर आर इंटू टी के बराबर प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पे समझिएगा कि जो हीट की यूनिट होती है, हीट की जो यूनिट होती है ये जूल होती है। हीट की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। अब इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आई है, आई को क्या बोला जाता है? करंट। और जो करंट है, करंट को मेज़र, करंट की जो यूनिट रखेंगे आप वो एम्पियर रखेंगे, ठीक है यहाँ पे। और अगर आर की बात करें तो आर आपका रजिस्टेंस है, जैसा कि आपने पीछे भी देखा था। आर क्या है? रजिस्टेंस है, ठीक है। और रजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम होगी। यहाँ पे टी आपका टाइम दे रखा है, और जो टाइम की यूनिट होगी यानी टाइम जो लिया जाएगा वो सेकेंड में लिया जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें करंट को एम्पियर में, रेजिस्टेंस को ओम में और टाइम को सेकेंड में रखते हैं तो हीट की जो यूनिट आती है वो जूल आती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा और इसे आप याद रखिएगा। अगर कभी कन्वर्जन पूछ देता है तो कन्वर्जन में ये काम आएगा कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के बराबर, ठीक है। चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई, तो अब कुछ चीज़ें अपन और देखेंगे, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको दिया क्या था? आई दिया है। जब आई दिया है तो हीट क्या है? आई स्क्वायर आर टी है, ठीक है। लेकिन आई न देके अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, ठीक है, यहाँ पे वी ए और यहाँ पे वी बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी यानी कि डेल वी अगर दे दे, तो फिर हम किस तरीके से निकालते हैं हीट वो देखना है। और डेल वी को आप वी के बराबर मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, ठीक है। क्या I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है? ये चीज़ हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो उठा के यहाँ पर रख दीजिए, H इज इक्वल्स टू आई के प्लेस पे आप पुट करेंगे V अपॉन आर, तो यह आ जाएगा V अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यह आ जाएगा। तो H इज इक्वल्स टू आ जाएगा V का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये आ जाएगा। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो जो यहाँ पे हीट यानी H आया वो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी ये आया है। बात समझ में आ रही है? तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे कि हीट के कितने फॉर्मूले आए हैं, तो देखो हीट के तो हम 2 फॉर्मूले देखे हैं। एक हीट का फॉर्मूला जो देख रहे हैं वो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी है, और एक हीट का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये हीट का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो इसे अब समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अब हमें देखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मतलब कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कब कौन सा फॉर्मूला तुरंत यूज़ करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें और हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप सभी को पता है कि सीरीज में आई क्या होता है? सेम होता है। आई क्या होता है? सेम, ठीक है। अगर सीरीज में आई सेम होता है, अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस दे दिए हों तो हम बोलेंगे कि जो हीट है वो एक्चुअल में आई स्क्वायर आर टी है, लेकिन यहाँ पे आई क्या है? कांस्टेंट है। आई क्या है? कांस्टेंट है। अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम भी अपना कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो जो हीट की डिपेंडेंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है, उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो जिस रेजिस्टेंस का, जिस वायर का, ठीक है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए अगर हम बात करें तो ये जो फॉर्मूला है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि अगर हमसे पूछ देता है अगर एक से ज़्यादा R1 R2 R3 दे दिया है तो हमको ये फॉर्मूला लगाने में बहुत आसानी होगी और तुरंत हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि करंट एक ही निकालना पड़ेगा। जब एक करंट निकालेंगे तो सारे में वैल्यू पुट करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? अब इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में समझिएगा। तो देखिए अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप सभी को पता है कि V सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे कि H इज इक्वल्स टू क्या V स्क्वायर बाई आर इंटू टी है,
तो अगर V यानी पोटेंशियल की बात करें तो ये कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टाइम भी आपका कांस्टेंट होगा, तो जो हीट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ठीक है, मतलब हीट, अब समझिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है वो हीट कम प्रोड्यूस करेगा, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, अगर R की वैल्यू ज़्यादा तो यहाँ से हीट कम प्रोड्यूस होगा, अगर R की वैल्यू कम तो यहाँ से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसको हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बात करें तो हम बोलेंगे R की वैल्यू अगर ज़्यादा तो हीट भी ज़्यादा, मतलब जो रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वो हीट भी कम प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आएगी, आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल को अपन समझते हैं। ठीक, तो देखिए, आप सभी लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से देखते जाइए। ऐसा नहीं है कि आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा, न्यूमेरिकल आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए गए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम साथ में ही सब कुछ सॉल्व करते चलेंगे। चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक रजिस्टेंस है ये R1, ठीक है, एक दूसरा रजिस्टेंस है R2, एक तीसरा रजिस्टेंस है R3, ऐसा कुछ दे दिया गया है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इनको एक बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, एक बैटरी से इनको जोड़ दे रहे हैं। बैटरी का पोटेंशियल V दे रखा है, रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। तो यहाँ से बोल रहा है कि मान लिए कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है H1, यहाँ का हीट प्रोड्यूस हो रहा है H2, यहाँ का हीट प्रोड्यूस हो रहा है H3। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ हीट, बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ हीट, रेशियो ऑफ हीट, ये हमसे बोल रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब समझिएगा, यहाँ पे अभी हमने देखा था कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो। ठीक है, तो आप ना इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे H1, तो H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। देखिए, अगर सब में करंट की बात करें तो हर किसी से I करंट ही फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर H1 की बात करें कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, तो H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 हो जाएगा। यहाँ से हीट प्रोडक्शन की बात करें तो H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 हो जाएगा। यहाँ से हीट की बात करें तो हम बोलेंगे H3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3 हो जाएगा। थोड़ा इसे समझिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, आपसे हो जाएगा और आप कंसंट्रेट करिएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, H1 H2 H3 कर देते हैं, मतलब सबको आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो H1 H2 H3 की वैल्यू जो आती है R1 R2 R3 के बराबर हो जाती है, मतलब R1 R2 R3 के बराबर हो जाती है, और यही है हीट का रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बस अगर पीछे वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, समझेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो देखिए, अगर इसकी बात करें तो ये आपके बोर्ड स्क्रीन पे आएगा और आप इसे देखिए। बोल हमसे ये रहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर द हीट प्रोड्यूस इन 5 ohm रजिस्टर ड्यू टू अ करेंट फ्लोइंग इन इट इज़ 10 कैलोरी पर सेकेंड, द हीट प्रोड्यूस्ड इन 4 ohm रजिस्टर इज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है वो कुछ इस तरीके से, ये और ये ऐसे, और यहाँ पे ये 5 ohm का रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, ये है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ की अगर बात करें तो देखिए बोल रहा है हमसे ये कि ये 4 ohm का है रजिस्टर,
ये आपका 6 ओम का रजिस्टर है, ये आपका 5 ओम दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज़ कर लीजिए H5 और इसकी वैल्यू है 10 कैलोरी पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड कितने कैलोरी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, 10 कैलोरी। अब यहाँ पे चलिए समझते हैं कि अगर दोनों को देखा जाए तो जो इनका इक्विवेलेंट आएगा, दोनों का इक्विवेलेंट क्या 10 ओम के बराबर आएगा, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये दोनों जुड़ जाएंगे। अभी बस समझिएगा, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न समझिएगा। यहाँ पे आपका 5 ओम दिया गया है, अब समझिए यहाँ पे, अब ना हमें अपने तरफ से इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पे एक बैटरी लगी थी, ऐसा सपोज़ कर लीजिए, ठीक है। इस बैटरी का पोटेंशियल V था, तो अगर बात करें इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल V होता है कि नहीं होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अगर बात करें कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा I1 और इसमें कितना करंट फ्लो होगा I2, ये हम मान लें। तो अगर हम मान लें तो अब समझिएगा यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन अपने आप में बहुत तगड़ा है। अगर आपने थोड़ी सी चूक की तो ये क्वेश्चन आपसे चला जाएगा, इसीलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। तो अगर बात करें V इक्वल्स टू आई आर होगा, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर ये आ जाएगा, तो V इक्वल्स टू आई आर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं I और R में, देखिए V दोनों के लिए बात करें तो दोनों के लिए V क्या है, कांस्टेंट है। तो V तो आपका हो गया कांस्टेंट, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, V कांस्टेंट हो गया तो I R क्या हो गए, I R ये दोनों हो गए कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर I और R में रिलेशन देखा जाए तो ये रिलेशन कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है, कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका करंट उतना ही कम होगा, रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा करंट उसका कम हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर हम 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाए पड़े हैं, कितने ओम का, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाए पड़े हैं, तो अगर हम बोल दें कि 5 ओम का नीचे 5 ओम है, 1/5 है, और मान लेते हैं कि करंट I है, ठीक है, करंट I है, तो I नहीं I1 ले लीजिए, करंट I1 है, हम यहाँ I2 माने ना, तो ये I2 ले लीजिए, छोड़िए I2। अगर इसी तरीके से बात करें कि 1/10 इसके लिए तो 1/10 की बात करें और ये I1 है, ठीक है। तो I1 को आप ना थोड़ा सा समझिएगा इसको, अगर I1 को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 1/2 × 5 ये लिख देंगे। तो ये भी कर सकते हैं कि I1 इज इक्वल्स टू 1/2 × 1/5। तो देखो अगर I1 की बात की जाए तो 1/2 सॉरी ये 5 है, 1/5, और 1/5 की बात करें तो 1/5 किसके बराबर है, I2 के बराबर है, ठीक है। तो I1 की जो वैल्यू आएगी वो I2/2 के बराबर हो जाएगी, I2/2 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से अगर हम I1 की बात करें, अगर सपोज कर लें कि इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, सपोज कर लें कि I2 किसके बराबर है, I के बराबर है, I2 किसके बराबर है, I के बराबर है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2/2, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी I2/2, यानी कि I/2 बोल देंगे, ठीक है। मतलब देखिए इस क्वेश्चन में ये चीज़ हमें समझना था, अगर ये चीज़ हम समझ गए मतलब आपसे आंसर आ गया, ठीक है। अब उसी चीज़ को उठा के यहाँ रख दीजिए, हम बोलेंगे कि अगर इसमें करंट I फ्लो हो रहा होगा तो इसमें करंट I/2 फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे ये हमें समझना पड़ेगा अपनी तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये चीज़ आ गया तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कि हीट कैसे निकाली जाए। यहाँ से तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि H5 इज इक्वल्स टू I² RT, क्या होगा, I² RT, तो ये लिखेंगे I2 स्क्वायर R, और R की बात करेंगे तो 5 दिया गया है और टाइम हम ले लेंगे T, ठीक है। तो H5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H5 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, I2 की वैल्यू है I2 की वैल्यू देखिए I, तो I² × T × 5, इसे लिख सकते हैं 5I² T, 5I² T अपन ये लिख सकते हैं। तो H5 की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए 5 टाइम I² T इज इक्वल्स टू H5, यानी कि यहाँ पे कितना हीट हो रहा है, 10, तो ये लिखेंगे 10, ठीक है। तो देखिए I² T की वैल्यू अगर देखना चाहें तो क्या 10/5 लिखेंगे, तो 5 2 जा कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 2, यानी कि
आई स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। तो ये चीज़ आप समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम हटाते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ये दोनों है, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, I/2 के बराबर। यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, I/2 के बराबर। यहाँ से हीट जो प्रोड्यूस हो रही है H4 मान लेते हैं, और यहाँ से H6 मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो अब हमें H4 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए अगर H4 की बात करें तो बोलेंगे I स्क्वायर, और I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, I/2, तो I/2 का स्क्वायर इंटू यहाँ का रजिस्टेंस कितना दिया गया, 4, और टाइम कितना है, t, ठीक है। तो H4 इज इक्वल्स टू, ये लिखेंगे I स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इंटू लिखेंगे 4 इंटू टी, ये लिख देंगे, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया। H4 की अगर वैल्यू की बात करें तो I स्क्वायर टी है, और देखिए बेटा I स्क्वायर टी किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो यानी कि ये आ गया 2 जूल, ठीक है। मतलब जो H4 मतलब यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होगा वो 2 जूल के बराबर हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमसे पूछ देता कि जो 6 ओम के रेजिस्टेंस से कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो हम लिखेंगे H6 इज इक्वल्स टू I। तो I की वैल्यू है I/2, तो I/2 का स्क्वायर इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस है 6, तो 6 और टाइम कितना है t, ठीक है। तो H6 की जो वैल्यू आ जाएगी I स्क्वायर बाई 4 इंटू 6 इंटू टी, ये आ जाएगा। अब देखिए H6 इज इक्वल्स टू I स्क्वायर टी एक जगह कर लें, I स्क्वायर टी एक जगह कर लें, इंटू 6/4 कर दें, ठीक है। अब देखो H6 की वैल्यू क्या आएगी, I स्क्वायर टी, और I स्क्वायर टी किसके बराबर है, 2 के। तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू 6/4, तो 2 दूनी 4, तो 2 तिहाई 6। तो H6 की वैल्यू कितना है, 3 जूल के बराबर, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अपने आप में तगड़ा है। तगड़ा बस इसलिए है कि अगर आपको ये नहीं पता चलता है कि यहाँ से I/2 I किस तरीके से लेंगे, क्यों लेंगे, कैसे लिया जाएगा, अगर इस क्वेश्चन में आप ये चीज़ नहीं समझ पाए तो ये क्वेश्चन आपसे होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी और चीज़ हमें गिवन नहीं है। हमें बस इतना ही गिवन था कि 4 ओम है, 6 ओम है, 5 ओम है, सर्किट आपको गिवन थी, बोल रहा था 10 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो बताइए इनमें, तो हमें कोई ऐसा डाटा गिवन नहीं था जिससे हम ये सॉल्व कर सकें। लेकिन हाँ, अभी हमने देखा कि डाटा भले गिवन ना हो, लेकिन हम अगर चाहें तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। बोल रहा है कि रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद बैटरी V and heat consumption is H. Resistance is divided into 2 equal parts. Find out heat in one part if same battery is connected. Second बोल रहा है कि heat if both parts are connected with parallel with same battery. Next बोल रहा है कि heat if both parts are connected in series. ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखिए दिया क्या है इस एग्जांपल में कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है कि इसको किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, और जिस बैटरी से जोड़ा जाता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है, ठीक है। और जब V के बराबर है तो जो यहाँ से हीट कंजप्शन है वो H है, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये T टाइम बाद की बात कर रहा है। अगर इस यहाँ से बात करें तो करंट क्या होगा, सेम हो जाएगा, करंट I हो जाएगा, ठीक है। मतलब I करंट फ्लो करेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब हम बात करने वाले हैं हीट के बारे में कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा अगर इस रेजिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी रेजिस्टेंस को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आधी हो जाती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अब पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो एक पार्ट है वो अब कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, जो एक पार्ट है वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से बात करें तो हीट क्या हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है, तो V स्क्वायर, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू R है,
और टाइम कितना है t है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ की बात करें तो आप बोलेंगे H1, ऐसा मान लेंगे H1 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा, वी स्क्वायर बाई आर, और r की वैल्यू क्या है r/2, तो r/2 इंटू टाइम कितना ले लेंगे t ले लेंगे, ठीक है। तो H1 की जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आएगा तो अंदर क्या बचेगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी बच जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको लिखा जाए तो 2 बाहर कर लेंगे, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी ऐसे लिख सकते हैं। अगर देखा जाए वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी की वैल्यू h के बराबर है, मतलब H1 की वैल्यू जो आ जाएगी 2 टाइम h के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रेजिस्टेंस है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं अपन, तो जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है वो पहले का 2 टाइम हो जाता है, पहले का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है अब, कि इसमें इसके बाद क्या करते हैं ना कि दोनों को, जो टूटे हुए टुकड़े हैं, दोनों टुकड़ों को हम पैरेलली कंबाइन कर दे रहे हैं, दोनों को हम पैरेलली इस तरीके से कंबाइन कर दे रहे हैं और उसी बैटरी से कंबाइन कर रहे हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है कि अब कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो अगर यहाँ के रेजिस्टेंस की वैल्यू r/2, यहाँ पे भी r/2 मान लेंगे, पोटेंशियल कितना है v के बराबर। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, और फिर एक पार्ट से कितना हीट प्रोड्यूस होगा अपन ये भी देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे अगर पूरे हीट की बात करें कि ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ये कितना हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसे H2 मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो देखिए अगर H2 की बात करें तो H2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट इंटू टाइम t, ऐसा मानेंगे। दोनों पैरेलली कंबाइंड हैं तो इनका R इक्विवेलेंट की बात करें इनके, तो हम बोलेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 दिस, तो 1/R/2 प्लस 1 दिस, यानी 1/R/2, ये आ जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/R प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा तो 2/R, ये आ जाएगा 4/R के बराबर, ठीक है। तो ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 4/R आया है, मतलब 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है ये आई है हमारी 4/R ये आया है। तो इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी R/4 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/4 है, तो यहाँ पे देखिए H2 की जो वैल्यू आएगी वी स्क्वायर बाई R/4 इंटू टाइम t, ये है 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 ये आ गया। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे कि वी स्क्वायर बाई R इंटू टी, ये बचेगा, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो देखिए अगर हीट की बात करें तो जो H2 की वैल्यू आई है वो 4 टाइम वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी किसके बराबर है, H के बराबर। तो जो H2 की वैल्यू आई है वो 4 टाइम H के बराबर हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, 2 पार्ट्स में अगर इनको ब्रेक करते हैं तो जो वैल्यू हमको मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर 2 पार्ट्स में हमने ब्रेक किया तो जो पहले था, पहले का 4 गुना मिला है, पहले का 4 टाइम मिला है, ठीक है। एक चीज़ और समझना था हमको, और समझना ये था कि देखिए अगर इनको पैरेलली कंबाइन करते हैं, अगर इन रेजिस्टेंस को आप पैरेलली कंबाइन करते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी। तो देखिए अगर इसको 3 टुकड़ों में, थोड़ा समझिएगा, अगर इसको 3 टुकड़ों में करते हैं तो 3 टुकड़ों का मतलब कि R/3 मतलब कि यहाँ पे R/3 तो 3 3 6 3 9 हो जाता है, ठीक है। 9 होने का मतलब क्या है कि 3 टुकड़ों में अगर हमने ब्रेक किया है तो 3 का स्क्वायर बना है, पहले का 9 टाइम हो गया है। इसकी बात करें, थोड़ा समझिएगा कि देखो हम क्या कर रहे हैं कि पहले 1 था, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 2 टुकड़ों में जब ब्रेक किए थे
इसको दो टुकड़ों में ब्रेक करके, इस रेजिस्टेंस को दो टुकड़ों में ब्रेक करके पैरेलली कंबाइन किए थे, तो ये आया था आपका 2 स्क्वायर के बराबर, मतलब 2 स्क्वायर H आया था। मतलब जो पहले की हीट है वो कितने टाइम बढ़ गई है, 2 स्क्वायर टाइम बढ़ गई है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करते तो 3 स्क्वायर H, मतलब 3 स्क्वायर टाइम बढ़ जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर जितने पार्ट्स में भी ब्रेक करें, मतलब अगर इसको n पार्ट्स में ब्रेक कर दें तो जो हीट होगा वो n स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा, n स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा। और इनको पैरेलली कंबाइन करना है, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब अगर हमसे पूछ देता है कि किसी एक पार्ट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब एक पार्ट है उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, कहने का मतलब इसमें ये है कि अगर मेरे से पूछ दे कि यहाँ पे, तो हम मान लेंगे यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो H2 डैश हो रहा है, ठीक है। अगर इसके पोटेंशियल की बात करें तो V की वैल्यू यहाँ भी होगी, V की वैल्यू यहाँ होगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ से H2 डैश, तो H2 डैश इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो V है तो V स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है R/2, तो R/2 इंटू टी ये आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 V स्क्वायर बाई R इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए जो H2 डैश की वैल्यू आ जाएगी वो 2 टाइम H के बराबर हो जाएगी, मतलब पहले का जो है वो 2 टाइम हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर इनको सीरीज में कंबाइन करते हैं तो फिर वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने, ये थर्ड है, हम इनको क्या कर रहे हैं कि सीरीज़ में कंबाइन कर दे रहे हैं, तोड़ के इनको सीरीज़ में, ये R/2 आपका, ये भी R/2 है, इनको अगर सीरीज़ में कंबाइन इस तरीके से करते हैं, हम देखना चाहते हैं हीट कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर देखिए हीट की बात करें तो हम मान लेते हैं कि इससे जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो H3 हुआ, ठीक है। तो जो H3 की वैल्यू आएगी वो V स्क्वायर, ठीक है, पूरे पोटेंशियल, अच्छा V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट इंटू टी ये आएगा, ठीक है। अगर इनके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट, अगर ये दोनों सीरीज़ में हैं तो अगर इनका R इक्विवेलेंट निकाला जाए तो क्या R/2 प्लस R/2 होगा, मतलब ये आ जाएगा 2R/2, 2 से 2 कैंसल, तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो R के बराबर आ जाएगी। R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, R के बराबर आ जाएगी। तो ये R हो गया और ये टाइम T हो गया, ठीक है। तो जो H3 की वैल्यू आपकी है वो V स्क्वायर बाई R इंटू टी इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको चाहे 1000 टुकड़ों में ब्रेक कर दो और उसको सीरीज में कंबाइन कर दो, तो जो ओवरऑल हीट प्रोड्यूस होगा वो पहले के बराबर ही हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या बोल रहा है, किसी, देखिए ये तो हो गया हमारा, अब हमसे ये बोलना चाहता है कि अच्छा ठीक है ये तो आप निकाल चुके हैं, लेकिन अगर इन दोनों को हम ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करके सीरीज में जोड़ रहे हैं तो किसी एक पार्ट से कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो इसे हम मान लेंगे H3 डैश के बराबर, ठीक है। तो H3 डैश की जो वैल्यू आएगी, अब समझिएगा यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो अगर H3 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। इसे मान लेते हैं V1, क्या मान लेते हैं V1, और यहाँ पे मान लेते हैं V2, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। हमें निकालना है V1, तो इसका अगर शॉर्टकट याद हो तो V इक्वल्स टू आई आर होता था, V इक्वल्स टू आई आर होता था। तो V1 इज इक्वल्स टू आई, तो I नहीं देखा जाएगा यहाँ पे, I तो कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसके हिसाब से अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा हो तो V1 इज इक्वल्स टू R1 करते थे और नीचे कर देते थे R1 प्लस R2 और टोटल बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V कर देते थे, ऐसा हम करते थे। तो R1 की वैल्यू कितनी है, R/2 रखेंगे, R/2, ठीक है, अपॉन में R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू है R/2, R2 की वैल्यू है R/2, ये हो गया। और अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये V है, तो ये देखिए R/2 ये दे रखा है, अपॉन में R/2 2R/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बचा क्या, और इंटू V, इंटू क्या आ जाएगा
V आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए नीचे 1 है और 2 1 जा 2, ये 1 ऊपर चला जाएगा तो 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर ये बन गया, आर से आर कैंसल, तो ये आ गया r/2, सॉरी r/2 नहीं v/2, क्योंकि यहाँ पे v है तो ये आ जाएगा v/2 के बराबर। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस v/2 के बराबर मिलेगा। आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। अगर इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर बराबर बटेगा। अगर ओवरऑल b है तो इसको आधा मिलेगा और इसको भी आधा, तो v/2 इसको मिल जाएगा। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे अपन, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला याद करवाना चाहते थे आपको, इसीलिए हमने इस तरीके से किया। तो अब तो हमें पता चल गया कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब हमें हीट कैलकुलेट करना है, तो H3 इज इक्वल्स टू v², तो v की वैल्यू कितनी है v/2, तो v² का मतलब v/2 यानी कि v/2 ये आ गया, तो v² r, v²/r r की वैल्यू r/2 है तो r/2 इंटू टाइम कितना है t। अब इसे समझिएगा, ये v² करेंगे बाई ये 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अपॉन में ये r/2 है, r/2 इंटू टाइम कितना है t। ठीक है, देखिए r से r सॉरी रहने दीजिए, 2 से 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू वी का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर यानी 4 इंटू आर, और ये टाइम t है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो H3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा v²/r, तो v²/r इंटू टी, और ये देखिए 1/2 आपको दिख रहा है तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर v²/r इंटू टी की वैल्यू, v²/r इंटू टी की बात करें तो क्या ये h के बराबर हुआ था? हाँ, तो H3 की जो वैल्यू है वो h/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हीट भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसे आप अच्छे तरीके से कॉपी कर लीजिए और इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपसे हो जाना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये हमने 3 क्वेश्चन देखे, 3 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, ये लगभग ये 5 क्वेश्चन हमारे थे यहाँ पे। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पोर्शन के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।